Assalamualaikum and welcome to Health Talk, a series of breast cancer awareness. Do you know, according to World Health Organization, one woman dies of breast cancer every 13 minutes. What are the contributing factors behind this alarming trend? What is the reason? So, to shed light on this enlightening discourse, I'm honored to introduce our distinguished guest from the field of medical oncology. Today we are joined by Dr. Asma Abdul Rashid, Assistant Professor Medical Oncology, Head of Department in University of Lahore Teaching Hospital. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Acha, ma'am, my first question is what are the most effective methods for breast cancer prevention and how important is early detection in improving the chances of successful treatment? So first of all, thank you very much for giving me this opportunity कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हम लेकर चलें या इस मंथ ऑफ अक्टूबर में क्योंकि हमारी जनरल पॉपुलेशन में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है. सो ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन. प्रिवेंशन एज सच नहीं है, बट अर्ली डिटेक्ट करके हम पेशेंट को एक क्योरेबल डिजीज़ अर्ली स्टेज पे जो कोई क्योरेबल डिजीज़ होती है उसमें हम ट्रीट कर सकते हैं. जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना अच्छा क्योर होगा और उतना अच्छा सर्वाइवल होगा. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टेज वाइज इसको देखें तो अगर स्टेज 1-2 पे कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ तो उसका सर्वाइवल मोर देन 90% होता है बनिस्बत वो वाले केसेस जो स्टेज 3 या स्टेज 4 पर डिटेक्ट होते हैं जिनका सर्वाइवल 30% होता है या 25% हमारी पॉपुलेशन में होता है. सो अर्ली डिटेक्शन बेसिकली इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन. Okay. And how do genetic factors contribute to the risk of developing breast cancer? Genetic factors contribute very much. They do increase the risk of breast cancers. For example, if your first degree relative have gene called BRCA1-2 gene, they do increase the risk of breast cancer, and for that you have to do the screening of yourself, of your family, to basically it is the screening mechanism basically due to which will detect the patient whether this patient will have a higher risk of breast cancer in future. अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि पेशेंट की हिस्ट्री में BRCA1 BRCA2 जीन आ जाता है तो उसके बाद दे आर प्रोन टू दिस डिजीज़. अगर कोई और कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, पैनक्रियाटिक, लंग कैंसर उनकी हिस्ट्री में हो तो yes, there are some cancers which are directly linked to breast cancer. For example, ovarian cancer, prostate cancer in males. We do have other cancer, not lung cancer is not included in this, but ovarian cancer का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है. गैस्ट्रिक कैंसर का बहुत ज़्यादा रिस्क है. हेरिडिटरी फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं फिर ये चीज़ें. और स्ट्रेस और जैसे अदर बीमारी होती हैं, डायबिटीज़, ये एनहांस करती है इस बीमारी जी, को? अगर हम रिस्क फैक्टर्स को फिर हम देखें तो हम रिस्क फैक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में. सो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हमारी पॉपुलेशन में वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी ओबेसिटी डज इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स. एंड देन हमारी आ जाता है कि हम वो वाली ख़वातीन जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. इसके अलावा मॉडिफाइबल रिस्क ये है कि रेडिएशन कोई फ़ीमेल ऐसी जगह पे काम कर रही है कि रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ब्रेस्ट को वहाँ पर, या ऐसी फ़ीमेल जिनकी पास्ट हिस्ट्री रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है किसी और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उनमें भी इंक्रीज़ रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है. और अगर हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं तो हमारी एज एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. विद इंक्रीजिंग एज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेज. हमारा जेंडर फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है, मेल्स में भी होता है बट फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर. इसके अलावा आप कह लें कि हमारे जेनेटिक फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल में आ जाते हैं. ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है. अच्छा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में आप तो बताएं. सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं और हम जनरल पॉपुलेशन में देते भी हैं. उनमें ये है कि एक एवरेज हम डिवाइड कर देते हैं, एवरेज रिस्क पेशेंट और हाई रिस्क पेशेंट. एवरेज रिस्क पेशेंट वो होगा जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई उसमें रिस्क फैक्टर्स जो भी मैंने अभी बताए हैं इनमें से कोई रिस्क फैक्टर्स ना हो. तो उसमें आप ये करते हैं कि 25 to 40 ईयर्स की एज में आप पेशेंट को कहते हैं कि आप जस्ट ब्रेस्ट अवेयरनेस लें और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें.
breast self examination is the easiest method. You can see the videos how we can do the breast self examination. But after 40 years, 40 or more than 40 years, annual mammogram is recommended. However, if the patient is a high risk patient, जिसके हम कुछ मॉडल्स होते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है और उन मॉडल्स की वजह से वो हाई रिस्क में फॉल करते हैं patients, तो we do recommend them to go for a mammogram, to go for ultrasound, and also for MRI, depending upon the risk factors. Okay. Breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging sometimes. तो इसमें डॉक्टर्स और पेशेंट की फैमिली का क्या रोल है? सो कैंसर के बारे में जैसे कि मेरी मेंटोर मुझे कहती थी कि हम जब कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम सिर्फ कैंसर को नहीं देख रहे होते हैं या उस एक मरीज़ को नहीं देख रहे होते हैं, हम बेसिकली उसका सपोर्ट सिस्टम सारा देख रहे होते हैं. सो व्हेन अ फीमेल इज़ डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर, वो ना एक फ़िज़िकल चेंज से ही नहीं सिर्फ गुजर रही होती, बट इमोशनल चैलेंजेस उसे बहुत ज़्यादा होते हैं. उसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसके अलावा कॉस्मेटिकली भी वो अपने आप को लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के साथ गुजर रही होती है. तो हमें यहाँ पर एज अ काउंसलर भी एक्ट करना पड़ता है. हम मतलब वैसे आइडियली तो साइकोलॉजिस्ट को हम इन्वॉल्व करना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद सच पेशेंट्स, but in our country, due to resource constraints, we do act as a counselor as well. We do spend time with the patients and discusses what challenges they are facing emotionally as well. My last question is that some patients explore alternative therapies rather than conventional therapies or other treatments. उसके हवाले से आप कुछ? सो करेंटली अभी तक कोई डेटा नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकें कि कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, जैसे हमारी फ़ीमेल पेशेंट्स दम दरूद की तरफ चले जाती हैं, हकीमी दवाइयाँ खाने लग जाती हैं, या हमारे पेशेंट्स में एक ये भी बहुत टैबू है कि अगर गिल्टी को छेड़ा गया या उसमें सुई डाली गई तो कैंसर फैल सकता है. एक ये भी बहुत टैबू है. तो इस सब का कोई ऐसा डेटा नहीं है जो प्रूव कर सके कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ आर good for their breast cancer prevention या treatment के लिए. Okay, thank you so much, ma'am, for your time and expertise. Thank you.